क्या आप भी अवन सिर्फ बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको भी बेकिंग मुश्किल लगती है? क्या आपके घर में भी अवन सिर्फ एक डेकोरेशन पीस बन के रह गया है? खबरदार, अब ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। मार्केट में इतने सारे अवन हैं, लेकिन हम कौन सा अवन लें? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सुपर शेफ्स पॉडकास्ट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे होते हैं कि आपको हमारे पॉडकास्ट बहुत पसंद आ रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पा रहे हैं। आज का एपिसोड भी हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अवन। हमने पहले भी एपिसोड किए हैं जो कि बेकिंग इशू से रिलेटेड था, लेकिन जब बेकिंग इशू से रिलेटेड हमारा पॉडकास्ट गया तो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों को तो अवन के इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी बेकिंग जो मिस्टेक्स होती हैं या आप लोगों का चीज़ जो है वो सही से बन नहीं पा रही होती, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो अवन का भी होता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको डेमो भी देंगे कि किस तरह से अवन को ऑपरेट किया जाता है। हमारे पास अवन होता है बट हमें उसको ऑपरेट करना नहीं आता कि किस तरह से उसका टेम्परेचर सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको इस पॉडकास्ट के अंदर दिखा देंगे। इसके अलावा और बहुत से इश्यूज़ होते हैं, जैसे टेम्परेचर कितना रखना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये सब आपको बताएंगे। अगर आपका केक है वो फूलता नहीं है, वो इशू भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर जो अनइवन कुकिंग हो जाती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अवन सब कुछ आपको चलाना आता है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको क्लीन कैसे करना है, ये सब भी आपको आज के एपिसोड के अंदर हम बताएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज अपने जो एक्सपर्ट शेफ़ हैं हमारे, उनको वेलकम करते हैं जिन्होंने इन सब सवालों के जवाब देने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कोमल, जैसे कि आपने सुन लिया, आज का जो हमारा एपिसोड है वो अवन से रिलेटेड है और बेकिंग की भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, इसमें क्यूरीज वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे बेकिंग बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब उसमें हर चीज़ बहुत प्रिसाइज डलती है और ये कर दिया वो कर दिया तो आपकी पूरी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मुझे तो बेकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन हमने आपकी रेसिपीज़ जो है वो ट्राई की हैं तो वो इतनी मज़े की होती हैं। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो आपने कैसे शुरुआत की थी अपनी, वो मुझे बताएं कि किस तरह से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से आपने शुरू की थी अपनी जर्नी। आपको बेकिंग बुरी लगती है, मुझे तो कुकिंग ही बुरी लगती थी। रियली? जी, मैं बहुत बुरी कुक थी। लेकिन जब मैं इंस्टा स्क्रॉल करती थी, वहाँ पे इतनी प्रिटी चीज़ें आती थी, मैं देखती थी और फिर मेरा वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कहा व्हाई डोंट, मैं क्यों ना ट्राई करूँ। फिर मैंने एक दफ़ा कुकीज़ बनाई और वो जल गई। बनाई और जल गई, फिर क्या किया उसका आपने? मैंने फिर सबको खिलाई कि अब बनी है तो सब खाएंगे। फिर लेटर ऑन मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को एज अ प्रोफेशनलिज्म शुरू किया जाए। फिर मैंने अपनी डिग्री की, डिग्री के साथ साथ मैंने अपनी पैरेलल इंटर्नशिप्स की। फिर उसके बाद मैं अब आपके सामने हूँ। मतलब कि सारा कुछ हमसे भी मिस्टेक्स होती। मेरा यही मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे कि शुरू से ही आप प्रो थी या आपसे भी मिस्टेक्स हुई जैसे हमसे बेकिंग में हो जाती है अक्सर? तो मतलब आपसे भी जली हुई हैं चीज़ें, तो मतलब शेफ़ से भी जल जाती हैं मुझसे तो बहुत ज़्यादा जली हुई है। अच्छा, तो फिर जो वो कुकीज़ थी जो आपने सबको खिलाई, क्या रिस्पॉन्स आया उसका? रिस्पॉन्स मतलब वो बताने के काबिल नहीं है ऑन स्क्रीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप भी मेरी बनी हुई चीज़ें खाती हैं, ऑडियंस भी हमारी देखती है, आप भी देखती हैं कि वो कैसी होती हैं फ्लेवर में। देखते भी हैं, हम खाते भी हैं और मतलब इतनी मज़े की चीज़ें होती है। आपने वो बर्थडे केक बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था, बल्कि आपकी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। मेरी तो बहुत बच्चों वाली राइटिंग है, लेकिन आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो हम तो आपकी चीज़ें खाते रहते हैं। तो आज की अगर हम टॉपिक पे बात करें, आज का हमारा जो बेकिंग से रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने अवन को डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बेकिंग जिनकी ठीक हो भी तो वो अवन की वजह से उनकी जो पूरी रेसिपी है वो ख़राब हो जाती है। तो अवन की आप मुझे बताओ कि कितनी टाइप्स कितनी होती हैं अवन की? अवन की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक अवन और एक गैस अवन। अच्छा, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देयर आर मोर देन 20 टाइप्स। मोर देन 20? यस। अच्छा। लेकिन हम घरेलू इस्तेमाल में लाइक मिनिमम मैं आपको बता देती हूँ, लाइक गैस अवन, इलेक्ट्रिक अवन, कन्वेक्शन अवन, कन्वेंशनल ओवन, इसके अलावा रोस्टर्स, टोस्टर्स, ये माइक्रोवेव्स, ये हमारे घरेलू इस्तेमाल में ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ये आपने इतने मुश्किल नाम लिए हैं। ये जो कन्वेंशनल एंड कन्वेक्शन अवन है जी, अच्छा, ये इसका क्या डिफरेंस होता है? इसका डिफरेंस ये होता है, जो कन्वेंशन अवन है उसमें हमारे पास फ़ैन होता है, अपर ग्रिल, लोअर ग्रिल और उसके बीच फ़ैन होता है जो हमारी मतलब प्रॉपर उसकी रोटेट बनाता है और हीट इक्वल करता है।
ओके। कन्वेक्शनल ओवन में हमारे पास फ़ैन अवेलेबल नहीं होता, अपर ग्रिल होती है एंड लोअर ग्रिल होती है। ओके, तो मतलब हीट जो है वो पूरी तरह से उसके अंदर चली जाती है फ़ैन की वजह से। जी। अच्छा, कुछ ओवन जो है वो इस तरह के होते हैं कि जिनमें फ़ैन होता है और वो बर्नर जो है वो सिर्फ एक होता है उनका? उनका भी यही पर्पज़ होता है। लेट्स सपोज़ अगर वो बर्नर ऊपर है तो हम उसे सैलेमेंडर कहते हैं, जो ऊपर से ओके। कलर देने के लिए या क्रिस्प करने के लिए होता ठीक है। है, ठीक वो है। नीचे तो वो थर्मोस्टेट आएगा और उसके साथ फ़ैन होता है। वो फ़ैन वही काम करता है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो हीट रोटेट करता है, जिसकी वजह से इक्वल हीट हर तरफ से आपको लगती है, मतलब उस आपकी ओके। आइटम को लगती है। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल बातें हो गई है ऑडियंस के लिए। अगर मैं पूछूं तो हमारे मतलब घरों में जो हमारे आम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन से ओवन होते हैं? मैंने आपको कन्वेंशन और कन्वेक्शनल ओवन के डिफरेंसेस हम्म। बता दिए। मोस्टली घरों में यही होते हैं, लेकिन हम उसको ब्रॉडर टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन या गैस ओवंस, या फिर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं कुकिंग रेंजेस, जो ओके, ओके। मतलब ऊपर स्टोव होता है और नीचे मतलब ओवन होता है। होते वो यही हैं, लेकिन हमारे पास जो उनकी ब्रॉडर टर्म है वो इलेक्ट्रिक है और गैस ओवन की है। जी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास पहले आते थे कि मतलब कुकिंग रेंजेस आते थे, ऊपर स्टोव नीचे बेकिंग ओवंस, वो इलेक्ट्रिक भी होते थे, वो गैस बेस्ड भी होते थे, उनमें फ़ैन भी होता था और कुछ फैंस के बगैर भी होते थे। तो ब्रॉडर टर्म्स उनकी यही बनती है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें फ़ैन होगा वो कन्वेक्शन होगा और जिसमें फ़ैन नहीं होगा वो कन्वेंशनल होगा। थर्मोस्टेट्स Alright. ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं दोनों ओवंस में। अच्छा कोमल, आपने ये तो बता दिया कि मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन होता है और एक गैस ओवन होता है। तो मुझे इससे तो समझ आ रही है कि इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा और जो गैस वाला है वो गैस पे चलेगा। लेकिन इसका मेन डिफरेंस क्या है? मतलब बेकिंग के अंदर इसका क्या डिफरेंस आता है? जहाँ तक आता है ना, बेकिंग में क्या डिफरेंस प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिक ओवन और गैस ओवन में, क्या डिफरेंसेस आते हैं। पहला आता है कि इनकी प्री हीटिंग। गैस ओवन बहुत जल्दी प्री हीट हो जाता है, लेकिन वो आगे टेम्परेचर बैलेंस नहीं रख सकता। इलेक्ट्रिक ओवन थोड़ा टाइम से प्री हीट होता है, लेकिन वो आगे अपना टेम्परेचर बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस रखता है। ओके। और गैस ओवन ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक ओवन ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता। लाइक वो रोस्टिंग और ब्राइलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, नहीं ह्यूमिडिटी मतलब क्या? ह्यूमिडिटी उसमें क्या मतलब difference आता मॉइस्चर। है? अच्छा। जैसे चंद रेसिपीज़ के लिए हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए होता और चंद Okay. रेसिपी के लिए मॉइस्चर ज़रूरी होता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि मैक्रॉन्स के लिए हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, ओके। और हमें जैसे कि अगर हम स्टीम पे कुछ बेक करें हमें उसके लिए मॉइस्चर चाहिए हमारी बेकिंग में। और इसके अलावा हमारे पास आता है कि एफिशिएंट ज़्यादा कौन होता है। इलेक्ट्रिक ओवंस ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर के गैस ओवंस के, क्योंकि इलेक्ट्रिक ओवंस आपकी रेसिपी को, मतलब रेसिपी और उसके टेम्परेचर को बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। गैस के फ्लेम पर डिपेंड करता है कि उसे कितना मतलब चाहिए और कितना नहीं चाहिए, हाँ। कितना रेजिस्ट कर सकता है और ठीक कितना है। नहीं कर सकता। ओके, जैसे हमारे मतलब गैस भी जो माशाल्लाह हमारी हाँ। आती है कभी चली जाती है, 10 उसके मिनट के लिए बाद तो कहीं पे भी नहीं आती हाँ, अब। तो यही सीन है क्या? उसके लिए भी हमें ज़रूरी है, मतलब इलेक्ट्रिक ओवन उससे बेटर है फिर? जी, इलेक्ट्रिक ओवन ठीक इससे बेहतर है। ओके। इसके अलावा कोई डिफरेंस, मतलब यही बेसिक इसके बेसिक डिफरेंस है? डिफरेंसेस यही बनते हैं जो Okay. मतलब होम बेस्ड पे कर सकते हैं हम इनिशिएट, कि ये डिफरेंसेस दोनों में आते हैं। अच्छा कोमल, जैसे आप कह रही हो कि जो गैस ओवन होता है उसके अंदर टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारी रेसिपी होगी उसके अंदर अगर टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं हो सका तो वो तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी पूरी? क्या ऐसा ही है? मतलब अगर वो मेंटेन ना रहा तो फिर? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हर रेसिपी में टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रेसिपीज़ में टेम्परेचर ठीक जाता है, लेकिन चंद बहुत मिनिमम रेसिपीज़ होती हैं जिनको मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, उसमें गैस ओवन में अप डाउन हो जाती है। अप डाउन इस वजह से होती है कि मतलब इलेक्ट्रिक ओवन में वोल्टेज तो हमारे ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन गैस ओवन में गैस का प्रेशर पीछे से ठीक नहीं आ रहा होता, कभी कभार कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, हम ओवन में चीज़ रख के टाइम मैनेज करके हम चले जाते हैं, हम नहीं देखते कि टेम्परेचर अप है, टेम्परेचर डाउन है, मैनेज है, नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सी डिवाइस आती है, प्रॉब मीटर, प्रॉप थर्मामीटर कहते हैं इसे। बेकिंग के लिए वो यूज़ होता है। उसे हम ओवन के अंदर रख के ना हम अपना थर्मोस्टेट चेक कर सकते हैं कि इस वक्त ओवन के अंदर कितना टाइम टेम्परेचर है। ओके। तो वो हम बेकिंग के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं, गैस ओवंस के लिए स्पेशली, क्योंकि गैस ओवंस में मोस्टली गैस के अप डाउन की वजह से नहीं होता। तो वो हमें बता देता है कि ये टेम्परेचर इस टाइम में, मतलब ये टेम्परेचर इतने टाइम में हो गया है। ओके, मतलब ये जो थर्मामीटर आप बता रही हो ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनके जो है वो नंबर्स मिट जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो नंबर जो है सारे मिटे हुए हैं, तो वो भी रख सकते हैं, उससे भी उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इतना टेम्परेचर जो वो आ गया है ओवन के अंदर। हाँ जी, जैसे कि हमने अपने डेमो में भी दिखाया है, जो वो ओवन है वो काफ़ी पुराना है, तो उसके नंबर्स मिट चुके हुए हैं। हाँ, उसमें कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है, हम साफ़ करते वक्त अक्सर मिटा देते हैं। हाँ। तो वो मिट गए हैं। तो उसके अंदर हमने ओवन के अंदर रखा हुआ है थर्मोस्टेट, और उसके हम दिखा रहे हैं कि उस थर्मोमीटर के ऊपर क्या क्या, मतलब कितने टाइम में कितनी देर में हो गया है वो गर्म, ओवन प्री हीटेड हो गया। ओके, मतलब मेरा केक भी जो इसी तरह से ख़राब हुआ था। मैंने भी एक दफ़ा ट्राई की थी केक बनाने की, वो भी गैस ओवन के अंदर ही मैंने बनाया था,
और उसका ये हुआ था कि वो ना केक बना था ना वो कुछ और चीज़ बनी थी, वो बस एक बर्फ़ी टाइप बन गई थी। मैंने उसको डायमंड शेप में काट के तो अपने भाइयों को खिला दिया था। मैंने कहा ये मैंने बर्फ़ी बनाई है, और वो खा गए थे। वो टेस्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन यही है कि मुझे लगता है कि उसकी यही मिस्टेक हुई है कि वो मैंने गैस ओवन में बनाया था, तो शायद उसका जो है वो टेम्परेचर टेम्परेचर इम्बैलेंस हो मेंटेन गया। नहीं रहा और वो कुछ अलग चीज़ बन गई थी। अच्छा कोमल, अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्री हीट जो है वो हम क्यों करते हैं, मतलब वो क्या ज़रूरी होता है, या हम वैसे भी तो बना सकते हैं हम चीज़ें, कि नहीं उसके लिए प्री हीट लाजमी प्री है? हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने पास्ता बॉईल करना। अच्छा। पास्ता बॉईल लिखा होता है कि 7 to 8 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने आगे ये भी लिखा होता है कि बॉइलिंग वाटर में 7 to 8 मिनट्स में हो जाएगा। हाँ हाँ कुछ लोग होते हैं वो मतलब नॉर्मल में डाल के 7-8 मिनट के बाद कि अब ये बॉईल नहीं हुआ, हाँ हाँ। तो वो चीज़ प्री हीटिंग बेकिंग में भी डिपेंड करती है। प्री अच्छा। हीटिंग वो वही वाला टाइम है कि हमने उस टाइम जितने टाइम में पानी को बॉईल करना है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लेकर आना है। प्री हीटिंग भी वही है, जो रेसिपी का हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हमने उसमें लेकर आना है, और फिर उसमें अपनी चीज़ रख के उसके बाद जो हम देते हैं टाइम लाइक 30 मिनट्स फॉर स्पंज, तो वो 30 मिनट्स प्री हीटिंग के बाद काउंट होंगे। अच्छा, तो मतलब अच्छा, अब अगर पानी आपने बताया पानी बॉईल हो रहा था तो हमें तो पता चल गया बॉईल हो रहा है, अब इसमें डाल देना हमने, लेकिन प्री हीट का मतलब हमें किस तरह से पता चलेगा कि अवन जो है वो प्री हीट हो चुका हुआ है? जैसे इलेक्ट्रिक ओवंस में एक होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने 150 पे रखा है तो 150 पे जाके उसकी लाइट रेड लाइट ऑफ हो जाती है। अच्छा, उसमें लाइट होती है? उसमें लाइट होती है। ओके। और जो जैसे गैस ओवंस होते हैं उसमें हमने अभी डिस्कशन किया है प्रॉब मीटर के ऊपर। हाँ हाँ। प्रॉब मीटर हम रखेंगे तो उसमें टाइम मतलब टेम्परेचर आ जाएगा कि इस टेम्परेचर में जाके ये हो जाएगा, मतलब उस टेम्परेचर में गया है, और उस टेम्परेचर के बाद हम अपनी चीज़ रख देंगे उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमें किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है प्री हीट करना? कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कोई रेसिपीज होती हैं जिनके लिए हमें प्री हीट करना लाजमी है? प्री हीटिंग बेकिंग में हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा। लेट सपोज मैं केक स्पंज बीट कर लिया मैंने और मेरा ओवन प्री हीट नहीं है, मैं वैसे ही रख दूंगी। जितनी देर में ओवन मेरा 150 या 160 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उतनी देर में मेरा स्पंज बैठ जाएगा। ओके। और फिर वही रीज़न आ जाती है कि स्पंज ऊपर से कच्चा है अंदर से पका हुआ है, अंदर से कच्चा है ऊपर से पका हुआ है, जला हुआ है। हाँ, रीजंस हाँ हाँ, ये सारी रीजंस के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, आपसे ये भी पूछूंगी मैं। तो मतलब प्री हीट लाजमी हमने हर चीज़ के लिए करनी प्री हीटिंग हर चीज़ के लिए नेसेसरी है बेकिंग में। ठीक है। अच्छा कोमल, प्री हीटिंग तो हमने कर ली, ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि हमने जो अपनी डिश है उसको प्लेस करना है, तो उसमें जो है मेरे जैसे जो बिगनर्स होते हैं वो अपने हाथ जला लेते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जलने से कैसे बचा जा सकता है, और ये भी कि हॉटेस्ट पार्ट अवन का क्या कौन सा होता है? अच्छा, जलने से तो आप इस तरह बच सकते हैं कि आप सबसे पहले तो ग्लव्स पहने। उसके अलावा आप देखें कि आप ओवन जब खोल रहे हैं तो मतलब आप तरीके से खोलें। मोस्टली लोग होते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब ओवन खोला था तो मैंने डायरेक्ट खोल लिया था, स्टीम हीट सब कुछ मेरे मुंह पे था। ओह, लाइक वो उस तरीके से खोला जाए कि डायरेक्ट आप फेस ना कर रहे हो ओवन को, आप थोड़ा सा साइड पे हो फिर आप खोलें, क्योंकि ओवन आपका प्री हीटेड होता है। एंड सेकेंडली जब हमने हॉटेस्ट सरफेस देखनी हो ना तो वो होते हैं उसके एजेस और उसकी बेस और अपर सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक और गैस ओवन में दोनों में हीट ऊपर से और नीचे से आ रही होती है, साइड्स पे फैन होते हैं। अच्छा, तो हमने उसके एजेस से और उसकी ग्रिल्स से स्पेशली, क्योंकि जब हम कोई चीज़ रखते वक्त हमारी ये चीज़ें जलती हैं, हाँ यही भी जली, और उसके अलावा हमारी फिंगर्स जलती हैं क्योंकि हम डायरेक्ट उस चीज़ को टच कर देते हैं। हमारे पास तो हमारा लेट्स सपोज जो भी पैन वगैरह वो है, हमारा सारा फोकस पैन के ऊपर होता है। हाँ हाँ। हम भूल जाते हैं कि इर्द गिर्द वाली चीज़ें गर्म है और हम जल जाते हैं फिर उसके ऊपर। अच्छा, तो अच्छा अब ये तो आपने बता दिया कि ऐसे इसका बचना है। अब जो हमने जब चीज़ को प्लेस करना है तो उसको कहाँ रखना है, किन चीज़ों को कहाँ कहाँ हमने रखना है, मतलब उनकी क्या ग्रिल होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, मतलब ऊपर नीचे जो भी होती हैं उनको हमने प्लेस कहाँ करना है चीज़ों को? ये बहुत अच्छा सवाल है कि लेट्स सपोज मतलब लोग कहते हैं कि हमारा ऊपर से जल गया है, नीचे से कच्चा है, अंदर से पका हुआ है, बाहर से कच्चा है। वो यही होता है कि अगर मेरा केक है, मैं केक सबसे ऊपर वाली मतलब शेल्फ पे रख दूंगी। मोस्टली उनकी 3 शेल्फ्स होती हैं एक ओवन की। अगर मैं सबसे ऊपर वाली में रख दूंगी, मेरा केक नीचे से कच्चा रहेगा, ऊपर से वो जल जाएगा, क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट हीट उसे ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नीचे से। तो हमारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि हमने कहाँ रखना है। अगर हमने कलर देना है तो हम उससे सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखते हैं, अगर हमने कलर नहीं देना हम उसे सबसे नीचे रखते हैं और अंदर से पूरा बेक करना है। लेकिन अगर हमने ऊपर नीचे से टेम्परेचर बैलेंस रखना है उसका तो फिर हम उसे मिड शेल्फ में रखते हैं। ओके, तो मतलब मिड में हमें रखनी चाहिए, हर चीज़ हमें मिड में ही रखनी है। मोस्टली चीज़ें हमारी मिड में ही आती है। जैसे पिज़्ज़ा हमारा सबसे टॉप पर आता है क्योंकि हमने ऊपर से चीज़ मेल्ट करनी होती है, उसे कलर देना होता है। ओके, लेकिन फिर उसकी डो जो है वो कच्ची नहीं रहती? नहीं, डो इतनी कच्ची नहीं रहती। वो ये होता है कि नीचे से हमने प्री हीट किया होता है ओवन,
तो हमें ऊपर से ज़्यादा कलर चाहिए होता है। ओके, मतलब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस है प्री हीट की। प्री हीटिंग की हर जगह पे इम्पोर्टेंस है। चलिए ठीक है। अच्छा कोमल, हमारे पास कोई इस तरह का एक आइडियल टेम्परेचर जो आप बता सको कि कोई ऐसा आइडियल टेम्परेचर होता है जिस पे हम रख के हर चीज़ बेक कर सकें, और मतलब वो बिगनर्स के लिए भी इजी हो जाएगा, और वैसे भी मतलब एक ऐसा टेम्परेचर हमें पता चल जाए कि इस चीज़ पे ये मतलब ये रॉन्ग नहीं जाएगा, ये इस पे हर चीज़ बेक हो जाएगी, कुछ इस तरह का। आप मुझसे कोई चीट कोड मांग रही हैं बेकिंग मैं का? आपसे अलादीन का चिराग मांग रही हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ के लिए एक ही टेम्परेचर दे दिया जाए और उसी के ऊपर मतलब वो रूल बन जाए कि उसी टेम्परेचर पे हर चीज़ बेक करनी है। मतलब फिर इस तरह होगा कि टेम्परेचर एक रहेगा और टाइमिंग्स आपको ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं एक फार्मूला दे सकती हूँ। लेट्स सपोज उन्होंने कोई स्पंज या केक बेक करना है, उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं 150 to 160 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो टाइम ड्यूरेशन उनको याद रखनी पड़ेगी कि 30 to 35 मिनट्स। ठीक ये है। भी कोई रिटर्न रूल नहीं है टाइम का, कुछ होता है कुछ ओवन्स के थर्मोस्टेट ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं तो वो जल्दी बेक हो सकता है। अच्छा, और सेवरी के लिए आई विल सजेस्ट कि वो 160 to 170 190 तक जाएं, मतलब इसी ड्यूरेशन के बीच में उनका हो सकता है। सेवरी लाइक पिज़्ज़ाज और रोस्ट वगैरह? पिज़्ज़ाज नहीं, पिज़्ज़ा सेवरी में इसे हम टेम्परेचर के लिहाज से इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए आपको मिनिमम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अच्छा, सही है। अच्छा कोमल, जैसे आपने एक रेशो बता दी है उसकी कि एक टेम्परेचर आपने दे दिया केक का कि हमें इतने से इतने में बेक कर लें तो हमारे सारे केक्स बन जाएंगे, लेकिन हमें बहुत सारे अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे उनके जो केक है वो अनइवन, मतलब उसकी कुकिंग हुई है, या उसकी जो बॉटम है वो सॉगी रह गई है, या ऊपर से वो जल गया है, उसके अलावा ये कि केक फूला नहीं है, तो क्या अवन के ऊपर भी डिपेंड करता है ये रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाए? जी, ओवन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी रेसिपी ख़राब हो जाए। लेट्स सपोज मैंने रेसिपी बिल्कुल ठीक की है और मेरा ओवन प्री हीट नहीं है, रेसिपी ख़राब, मैंने रेसिपी बिल्कुल ठीक मेजर्स हैं और मैं बार बार खोल के देख रही हूँ कि केक फूला है नहीं फूला, तो उस वजह से टेम्परेचर लूज़ हो जाता है जिसकी वजह से ओवन के स्पंचेस बैठ जाते हैं। अच्छा, और अब मेरी रेसिपी बिल्कुल ठीक है, मैंने केक का जो सा पॉट था वो मैंने रख दिया पैन उसका फर्स्ट बिल्कुल शेल्फ पे, उसके ऊपर वाली हीट बिल्कुल उसके साथ है जो थर्मोस्टेट है उसकी ग्रिल, और नीचे वाली बहुत दूर है, तो ऊपर वाला तो जल जाएगा, नीचे से तो केक सॉगी रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर हमारा केक जो है वो फूल नहीं रहा तो वो इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक हमारी रेसिपी में इशू आए और दूसरा ये हो सकता है कि हम बार बार मतलब ओवन खोल कर देखें कि दबा कर देख रहे हैं उसे, वो पक नहीं रहा, ये नहीं रहा। जैसे मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि यार पक क्यों नहीं रहा, ये फूल क्यों नहीं रहा, तो मैं बार बार खोल के देखती थी, जिसकी वजह से ना टेम्परेचर ओवन लूज कर देता है। ओके, और फिर लेट्स सपोज अगर हमारी कोई रेसिपी 150 पे बेक होनी है तो वो फिर टेम्परेचर चल जाएगा 100 पे, तो वो केक तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर। और हमारी रेसिपी पे भी डिपेंड करता है कि वो सही से उसकी रेशो ठीक है कि नहीं है। रेसिपी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बेकिंग तो है ही सारी रेसिपी के ऊपर। अगर मैंने एक जगह पे 4 ग्राम यीस्ट डालना है और मैं वहाँ पे 5 ग्राम डाल दूँ तो चीज़ मेरी ज़्यादा प्रूफ होगी, इसीलिए मुझे अच्छी नहीं लगती बेकिंग। और मतलब ये जो आप रेशो की बात कर रही हैं, ये भी हमने एक जो है वो पॉडकास्ट अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, हमारा एक पॉडकास्ट के बेकिंग इश्यूज़ के ऊपर हमारा एक पॉडकास्ट है, उससे भी आपकी काफ़ी हद तक आपको बेकिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप देख सकते हैं जाके, और वहाँ से आपकी सारी क्यूरीज जो है वो वहाँ पर भी आपको हल हो सकते हैं, आपके सारे मसले हल हो सकते हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा कोमल, एक और चीज़ कि मतलब हम जब अवन लेके आते हैं घर में, तो हमने तो उनका ये सोचा हुआ ना कि उसके अंदर पिज़्ज़ा, केक्स और इस तरह की चीज़ें जो है बस उसके अंदर वो बेक होंगी, मतलब वो बेकिंग के लिए बस। क्या उसके और भी कोई यूजेस होते हैं ओवन के? ओवन के इसके अलावा और बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। इवन अच्छा। तो आप मतलब जो फ्राइड आइटम्स हैं वो आप बेक कर सकते हैं, इवन तो आप समोसा बेक कर सकते हैं उसके अंदर। वाकई में? हाँ जी, आप समोसा बेक कर सकते हैं, आप बिरयानी प्री हीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे घर के गेस्ट आए हैं और मैंने चीज़ें सारी डाल के रख ली हैं, सर्विंग सब रेडी है, ड्यू टू सम रीज़न गेस्ट लेट हो गए, तो मैं अगर वो बाउल सेरामिक के हैं तो मैं उन्हें उसी तरह रीहीट कर सकती हूँ। ओके। और जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, जैसे मेरे तो घर में है मेरा भाई, वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, तो रमज़ान में ये होता था सबके लिए फ्राइड आइटम्स बनती थी और उसके लिए मैं वही आइटम्स बेक करती थी। ओके, मतलब फ्राइज, समोसा, पकौड़े, सब कुछ उसके लिए बेक होता था। वो बेक हो जाते हैं लेकिन उनकी स्पेसिफिक शेप नहीं रहती, लेकिन वो बेक हो जाते हैं टिक्कियों की तरह एक। अच्छा, मैं तो अभी तक इसी पे ही हूँ कि वो समोसे भी बेक हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी मतलब आप बता रही हो सालन वगैरह भी हम सारा कुछ उसमें रीहीट कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए भी प्री हीट करना ज़रूरी है? प्री हीट करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर हो उसका। ओके। सेवरी के लिए तो आपको बताया मैंने कि 180 to 190 टेम्परेचर होना ज़रूरी है उसकी बेकिंग के लिए भी और उसके मतलब प्री हीटिंग के लिए भी। तो फ्राइंग के लिए आप ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक फ्राइंग के लिए आप 190 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिव आइटम्स के लिए लेट्स सपोज अगर हम फ्राइड फिश है और हम बेक करें, फिश का टेम्परेचर बहुत लेस होता है,
तो सेवरी में हम कोशिश करते हैं कि फ़िश का टेम्परेचर हमारा 160-170 रहे। उसके अलावा बाकी सारी सेवरी आइटम्स आपकी जा सकती हैं 190 तक। अच्छा, और जो हम लोग बेकरी आइटम्स लेके आते हैं जिस तरह, वो बहुत सॉगी हो जाते हैं, मतलब हम उनको माइक्रोवेव में अक्सर गर्म करते हैं, तो वो भी क्या ओवन के अंदर उसी तरह क्रिस्प हो सकते हैं? हाँ जी, वो उसी तरह क्रिस्प होते हैं। लेट्स सपोज हमारे घर गेस्ट आते हैं, हम पैटीज मंगवाते हैं, पैटीज माइक्रोवेव करें तो वो सॉगी हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव हीट निकाल देता है उसके अंदर से, मतलब सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसकी हीट से, जो माइक्रो रेज होती हैं उसकी। लेकिन अगर हम वही चीज़ अपने नॉर्मल ओवन में करें तो उसमें नहीं होता, उसमें ज़्यादा क्रिस्प आता है उसके अंदर। ओके, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह भी अच्छे से क्रिस्प हो सकते हैं। हाँ जी, पिज़्ज़ा वगैरह भी अच्छी तरीके से क्रिस्प हो सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मतलब हम माइक्रोवेव कर लेते हैं बहुत सारी पेस्ट्रीज वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो क्या ओवन के अंदर भी, मतलब होता तो एक टाइप का ओवन ही है, तो क्या हम उसके अंदर बेकिंग कर सकते हैं, मतलब केक वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम उसके अंदर बना सकते हैं माइक्रोवेव में? माइक्रोवेव के अंदर हम बेकिंग कर सकते हैं, लाइक अभी रिसेंटली एक माइक्रोवेव आया है मार्केट में जिसके साथ वो रेसिपी लिस्ट देते हैं, रेसिपी बुक होती है कि ये रेसिपीज़ माइक्रोवेव के अंदर बन सकती हैं। उनके अलावा अगर हम कुछ और ट्राई करेंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो माइक्रोवेव डिज़ाइंड रेसिपीज़ होती हैं। जैसे कि आजकल काफ़ी ट्रेंडी है मग केक्स, मग लावा केक्स, तो वो माइक्रोवेव के साथ ट्रेंडी है और वो माइक्रोवेव डिज़ाइंड है। अच्छा, मतलब वो बनती ही माइक्रोवेव में है। तो वो जो रेसिपी बुक होती है उसके बीच में जो रेसिपीज़ है ना बेकिंग की और सेवरी की, वो माइक्रोवेव डिज़ाइंड है, तो वो रेसिपीज़ माइक्रोवेव के अंदर बन सकती हैं। लेकिन हम अपना अगर नॉर्मल हम फॉर्मी मिक्सचर को ही अपना माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे तो फॉर्म बैठ जाएगा सारा। ओके, वो बेक नहीं होगा। उसकी क्या रीज़न, मतलब क्योंकि माइक्रो रेज होती है ना, वो हमको प्रॉपर हीट नहीं मिलती, उससे माइक्रो रेज मिलती है जिसकी वजह से फॉर्म में मिक्सचर बैठ जाता है। ओके, तो मतलब हम कुछ स्पेसिफिक रेसिपीज हैं जो कि उसके साथ ही आती हैं और हाँ, माइक्रोवेव के साथ ही बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा कोमल, हमने अवन की टाइप्स भी डिस्कस कर ली, हमने प्री हीटिंग का भी सारा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया कि हमने किस तरह से प्री हीटिंग करनी है। इसके बाद हमने सारा कुछ जो बेकिंग से रिलेटेड था कि अगर आपका मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, बेकिंग जो है वो आपको किधर कौन सी ग्रिल पे आपको प्लेस करना चाहिए, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब जब हमने बेकिंग कर ली है, उसमें से चीज़ों को निकाल के कैसे फ्रेश रखा जा सकता है। जैसे मैंने एक दफ़ा केक बनाया था और वो केक मैंने उसको निकाला और उसके बाद जब मैंने उसको प्लेट पे उल्टाया तो उसकी जो टॉप थी ना वो सारी ऊपर से उड़ गई, वो रही नहीं उसकी टॉप। और मतलब ये क्यों हुआ था और किस तरह से हम चीज़ों को फ्रेश रख सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम बेकिंग के बाद चीज़ों को फ्रेश और सेफ कैसे रख सकते हैं। पहला तो ये है कि आप चीज़ों को ना प्रॉपर तरीके से जिस पॉट में वो है उसी में ही कूल डाउन होने दें। तो वो ओवर कुक नहीं हो जाता इससे? नहीं, ओवर कुक नहीं होता। आप उसमें अच्छे तरीके से उससे पहले कूल डाउन, अगर हमने प्रॉपर टाइमिंग सेट की हुई है तो फिर वो ओवर कुक नहीं होगा। अगर मैं जल्दी जल्दी में निकाल लिया फिर वो हो सकता है। मैं बिगनर हूँ ना, मुझे नहीं पता। नो इश्यूज, मैं आपको बता रही हूँ ना। तो अब आपने जब लेट्स सपोज केक बेक हो गया 150-160 पे हमने बेक किया, 20 से 25 मिनट वो बेक हो गया, ठीक है, हमने निकाला इसे, हम उसे प्रॉपर तरीके से कूल होने देंगे उसी पैन के अंदर। ओके, जब वो कूल हो गया, ठीक है, हमने उसे निकाला और उसको किंग फ्लेम के अंदर जो प्लास्टिक रैपर आता है उसके अंदर प्रॉपर रैप करके रख दिया। ठीक है। अब उस केक को वो एयर टाइट हो गया, वो प्रॉपर तरीके से रैप है और उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जा सकता। अच्छा, हम उसको अब सेव कर सकते हैं अप टू 15 to 20 डेज। ओके, मतलब हमने उसे प्रॉपर फ्रीज़र या डीप के अंदर जैसे कहते हैं हम वैसे रख सकते हैं उसे। अच्छा, प्रॉपर सेव कर सकते हैं हम उसे इस तरह। इसी तरह बाकी चीज़ों के साथ भी हम उन्हें प्रॉपर तरीके से सेव कर सकते हैं, एयर कनेक्शन ख़त्म करके उनका। जैसे हम पफ पेस्ट्रीज वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं या चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो उसको कैसे हम फ्रेश रख सकते हैं, या कुकीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए? कुकीज़ का भी हमने ना, कुकीज़ का ज़्यादा इशू यही होता है कि हमने मॉइस्चर से उन्हें दूर रखना होता है, वरना वो सॉगी हो जाती हैं। तो हमने उन्हें एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रखना है और कोशिश करनी है कि उनका टेम्परेचर ना फ्रिज वाला मत हो। अच्छा, जैसे इंडस्ट्री में तो मोस्टली यूज होते हैं हीट फ्रीजर्स, हीट फ्रिजेस जिन्हें कहते हैं, उन्हें कूलर टाइप कहते हैं, वो फ्रिज की तरह ही होते हैं लेकिन उनका टेम्परेचर हॉट होता है अंदर से। तो हम इसे इस तरह रख सकते हैं, हम उसे एयर टाइट करके किचन में किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे हीट हो लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है। अच्छा कोमल, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक बिगनर करता है और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है बेकिंग के अंदर? बेकिंग के अंदर बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत से लोग करते हैं। जैसे कि हम एक रेसिपी ले लेते हैं, हम उस रेसिपी को स्टार्ट से एंड तक डिस्कस कर लेते हैं। हम एक स्पंज बना रहे हैं, स्पंज के बीच अगर जो मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, उसकी वजह से हमारी रेसिपी में काफ़ी ग्लिचेस आते हैं। अच्छा, और रेसिपी अगर एग्जैक्ट मैयर्ड है, और हम बेकिंग की रेसिपी को ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ग्रामिंग में मैयर करें। हम टीस्पून्स में, टेबल स्पून्स में ना जाएं, क्योंकि वो हल्के से वेरी करते हैं और फिर वो वेरी करने के बाद पूरी रेसिपी ख़राब।
इसके अलावा हम प्री हीटिंग स्किप कर देते हैं। मोस्टली बिगनर्स प्री हीटिंग स्किप कर देते हैं, प्री हीटिंग नहीं करते। प्री हीटिंग भी बहुत नेसेसरी पार्ट है बेकिंग का। और उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कि मतलब प्रॉपर डो है अगर हमारे पास कोई, तो डो को हम टाइम नहीं देते। कुछ रेसिपीज़ होती हैं उनको टाइम देना होता है और कुछ रेसिपीज़ को टाइम नहीं देना होता, तो वो हम बेसब्रा बन के टाइम नहीं देते। अगर केक का स्पंचेज है तो वहाँ पे लापरवाह हो जाते हैं। केक बीट हुआ हुआ है और बीट हुआ हुआ वैसे ही रख दिया जी, ओवन प्री हीट होगा तो प्री हीट ओवन में डालेंगे, तो बाहर भी तो उसका टेम्परेचर ख़राब हो ही रहा है, फॉर्म बैठता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अगर उसे प्रॉपर मिक्सिंग के बाद एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो बैठता जाएगा और इस वजह से हमारे जितने भी होते हैं स्पंचेस वो ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास आता है अगर डो है, रेस्टिंग का टाइम नहीं देता। डो को अगर आधे घंटे की रेस्ट है तो 20 मिनट के बाद ही कुछ होने लग जाती है कि बस हो गया अब रेस्ट नहीं देनी। वो प्रॉपर एक टाइम होता है रेस्टिंग का और वो देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमारे ओवन का टेम्परेचर अप डाउन है तो हम प्रॉब मीटर रख सकते हैं उसके अंदर उसका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। और उसे बाहर निकालने के बाद हम प्रॉपर उसे कूल डाउन नहीं होने देते। कूल डाउन इन द सेंस कि अगर हम टार्ट हमने अभी बेक करके निकाला और उसे वैसे ही उल्टा कर देंगे, वो टूट जाएगा सारा टार्ट। कुछ चीज़ों को चाहिए होता है कि उनको एयर लगे तो वो हार्ड होते हैं, जैसे बिस्किट्स कुकीज़, जब तक उनको हवा नहीं लगती वो सॉफ्ट ही रहते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी उन्हें हवा लगे फिर उनमें क्रिस्प आए। अच्छा, तो इस लिहाज से हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को कि वो थोड़ी सी प्रॉपर कूल डाउन हो जाए, फिर हम उन्हें सर्विंग टेम्परेचर तक लेकर आए। फिर उसके बाद हम उसको मतलब निकाल सकते हैं मोल्ड हाँ, से। निकाल सकते हैं मोल्ड से। ठीक है। अच्छा कोमल, हमने बेकिंग भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। अब जिस ओवन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें बनाई थी वो गंदा भी होगा लाजमी, बिल्कुल। तो उसको हम क्लीन कैसे कर सकते हैं और उसको हम उसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? क्या हम घर पे उसको कर सकते हैं या हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत है? हम उसे घर पे भी कर सकते हैं अगर हम रेसिपी करते साथ ही उसे साफ़ कर लें, बेकिंग किया और उसके साथ ही फ़ौरन साफ़ कर लें, तो हमें हो सकता है कि ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत ना पड़े किसी मेंटेनेंस गाय की। अच्छा, क्योंकि हम साथ साथ साफ़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसे साफ़ ही नहीं करना, वो सदियों से बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है कॉर्नर में, तो फिर तो मेंटेनेंस गाय की ज़रूरत है कि वो आए और प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनलिज्म से साफ़ करे। हम उसे साफ़ इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बेकिंग की है और उसके साथ फ़ौरन क्लीनिंग कर लें, कुछ गिरा साफ़ कर लिया। उसके अलावा हम उसका ग्लास साफ़ कर सकते हैं ग्लास क्लीनर से। उसकी ट्रेज निकाल के सोक कर सकते हैं मंथली, या फिर किस में मतलब किस तरह से डिश वॉशिंग उसमें या सोप में, या फिर उसके अलावा हम प्रॉपर सोडा, लेमन, विनेगर जो होम रेमेडीज होती हैं उन चीज़ों में हम सोक कर सकते हैं। तो इससे मतलब उसकी ग्रीस वगैरह भी जो होती है वो भी मतलब उतर जाएगी। हाँ जी, उसके ऊपर ग्रीस वाली कोई चीज़ आए ही ना। पहली तो ये कोशिश है। लेट्स सपोज अगर लग गई है तो वो फिर इन चीज़ों से उतर जाए। और मतलब हमें बुलाना भी किसी को ज़रूरी है मेंटेनेंस गाय का ज़रूरी है आपके थर्मोस्टेट्स चेक करने के लिए। ओके, क्योंकि बाय द टाइम आपके ओवन का टेम्परेचर जो सा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होने लग जाता। तो उसके लिए कि आपकी थर्मोस्टेट बैलेंस रहें टिल द एंड, तो आप मेंटेनेंस गाय को हर 6 महीने के बाद बुला सकते हैं। वैसे तो कोमल हमारे व्यूअर्स जो हैं वो वेट कर रहे होंगे कि हम उनको बताएं कि उनके लिए ओवन कौन सा बेस्ट है। तो आप कुछ रिकमेंड करोगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक ओवन के अंदर, या उनको कौन सा ओवन जो है वो बाय करना चाहिए? क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि मतलब अब मैं आपको ब्रांड या फिर कोई मॉडल नंबर बता नहीं सकती कि आप उस तरह जाके सिर्फ वही वाला ले लें। मैं आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, उस लिहाज से आप देख लें कि आप जो ओवन लेने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ अवेलेबल है नहीं है, आपके घरों में ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। सबसे पहले तो बजट फ्रेंडली, आपने देखना है कि आपका बजट कितना है, उस लिहाज से फिर आप ओवन की तरफ जाएंगे कि किस कंपनी का लेना है और किस कंपनी का नहीं। सेकेंडली गैस, अगर गैस आपके एरिया में अवेलेबल है तो यू शुड गो फॉर अ गैस ओवन, अदरवाइज फिर इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी, उसकी बॉडी हीट होल्ड और कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं। अच्छा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा मतलब कि हीट कंट्रोल हो पा रही है अंदर कि नहीं? हमें वो इस तरह पता चलेगा, हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उसमें इंसुलेशन का सिस्टम है कि नहीं है, कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कितनी ही इंसुलेटेड हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन से भी पता चल जाएगा और आप उसे पकड़ कर भी देख सकते हैं। अच्छा, पकड़ के कैसे पता चलेगा मतलब? लाइक उसकी बॉडी यूजुअली से थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है और उसमें वो नहीं होती है, एक हॉलोनेस नहीं होती उसके अंदर। वो उस लिहाज से आपको जज हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिखते हैं कि वो कितना इंसुलेटेड है, तो उस लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये है। और इसके अलावा हमारे पास पड़ते हैं ग्रिल्स, कि उसकी अपर और लोअर ग्रिल होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें
ग्लास डोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बार बार दरवाज़ा खोल के देखें ना कि हमारी चीज़ कितनी बेक हुई है और कितनी नहीं हुई, कितनी चीज़ रह गई और कितनी नहीं रह गई, बाहर से नज़र आ जाए, नज़र आ जाए। और मल्टीपल हीट ऑप्शंस। ओके, मल्टीपल हीट ऑप्शंस में क्या मतलब कि हम एक नॉब्स आते हैं, नॉब्स के आगे 6 to 7 हीट ऑप्शंस होती हैं कि खाली अपर ग्रिल चलानी है, लोअर ग्रिल चलानी है, अपर लोअर चलानी है, साथ फैन चलाना है, अच्छा, अपर के साथ फैन चलाना है, लोअर के साथ फैन चलाना है। तो ये सारी ग्रिल ऑप्शंस हमने देखनी है कि हमारे पास हीट ऑप्शंस हों। तो मतलब ये सारी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ओवन की जो कि हमारे पास होनी चाहिए जी। क्या बस मुझे पॉइंट्स में बता दो कि एक तो ये हमारे पास कि हमने उसकी इंस्टॉलेशन देखनी है कि उसके अंदर वो होनी चाहिए, हीट जो है वो अपने अंदर रख सके, होल्ड कर सके। हाँ, गैस लें ओवन लें आपके ऊपर डिपेंड करता है, गैस लें इलेक्ट्रिक लें, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे गैस है या नहीं है, हीट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। ठीक। उसके अलावा आपने उसकी ग्रिल्स देखनी है, अपर और लोअर ग्रिल होनी चाहिए। उसके अलावा ग्लास डोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अच्छा, तो ऑडियंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था कि हमने आपके लिए एक डेमो रिकॉर्ड किया है कि हाउ टू यूज़ एन अवन, इलेक्ट्रिक एंड गैस दोनों हम आपको उसका डेमो देंगे, तो वो आपको कोमल जो है वो एक्सप्लेन करेंगी। तो ओवर टू यू कोमल। आज हमारे पास एक कुकिंग रेंज है जिसके गैस बेस्ड ओवन पे हम डिस्कशन करेंगे। ये इसके 5 नॉब्स हैं जो स्टोव के लिए हैं, उसके अलावा 1 और 2 ये ऊपर इसके सिलेंडर के लिए है और ये नीचे इसकी ग्रिल के लिए। इसके अलावा ये इसके टाइमर के लिए है और ये इसका ऑटो बर्नर है, ये इसके रोटेटिंग के लिए है और इसके साथ ही ये इसकी लाइट के लिए है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर ये कैपेसिटी है जिसमें नीचे ये वाला बर्नर है और इसके ऊपर ये सिलेंडर है। सिलेंडर हम मोस्टली कलर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर चीज़ों को मतलब ऊपर से जल्दी बेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा। और ये इसकी कैपेसिटी होती है जिसमें मतलब अच्छे तरीके से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ऊपर सिलेंडर हम इसका लाइटर से ऑन करेंगे और इसके साथ जो नीचे इसका बर्नर है वो लाइटर से ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसे मैच बॉक्स से ऑन करेंगे, क्योंकि मोस्टली गैस बर्नर्स के अंदर ऑटो बर्नर नहीं होता, जिसकी वजह से हमें उसे लाइटर से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से ऑन करना पड़ता। अब मोस्टली लोगों को यहाँ पे इशू आता है कि गैस बेस्ड ओवन जो उनसे होते हैं उनमें टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहता या फिर काफ़ी दफ़ा यूज़ करने के बाद उनके नॉब्स के साइड से डिजिट मिट जाते हैं। तो एक डिवाइस आती है प्रॉप थर्मामीटर, हम उसे वहाँ पे रख सकते हैं और उसके मुताबिक हम टेम्परेचर अपना सेट कर सकते हैं। जैसे ये जो डेमो में ओवन है ये विदिन 5 to 10 मिनट्स ये हमारा स्पेसिफिक टाइम पे जाके सेट हो गया था 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो उस लिहाज से मैंने आपको शो भी करवाया वीडियो में कि इट वॉज ऑन 150 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो आपकी बेकिंग आइटम है, ये रिक्वायर्ड आइटम है, वो आपने इसके अंदर रखनी है और बार बार कोशिश करनी है कि ओवन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जितना गैस ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन कोई भी ओवन खुलेगा वो उतना टेम्परेचर लूज़ करेगा और वो चीज़ आपकी फिर बेकिंग आइटम पे इफेक्ट डालती है। ये एक इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसके अंदर बिल्ट इन फ़ैन अवेलेबल है और इसके 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन टेम्परेचर कंट्रोल है, सेकेंड इसके फंक्शनल बटन्स हैं और थर्ड इसका फंक्शनल नॉब है और इसकी कैपेसिटी 35 लीटर्स है। ये हमारा टेम्परेचर हैंडलिंग नॉब है जिसका मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 240 डिग्री सेल्सियस है। इसमें हम अपनी ओवन की कैपेसिटी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं फ्रॉम 60 to 240 डिग्री सेल्सियस। ये इसके 6 फंक्शनल बटन्स हैं जिसमें से एक अलार्म के लिए है, एक बेकिंग टाइम स्टार्ट और एक बेकिंग टाइम एंड के लिए, एक ऑन ऑफ के लिए और एक प्लस माइनस फॉर द सेटिंग्स। सबसे पहले हम इसका बटन ऑन करेंगे, ये ब्लिंकिंग शो हो रही है विच मीन्स कि अब हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। हमने अलार्म सेट करना है, अलार्म के लिए पहले हम अलार्म क्लिक करेंगे, ब्लिंकिंग के दौरान ही हम इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे इसकी ब्लिंकिंग ख़त्म हो जाएगी मीन्स कि हमारा इतनी देर के लिए अलार्म सेट हो गया है। ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जो ऊपर ग्रिल के लिए तौर पे यूज़ होती है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने पूरा होल चिकन रोटेटरी पे लगाना है, उसके लिए अवेलेबल ये है और इसके साथ फिर फ़ैन है जो फ़ैन का साथ भी काम करता है रोटेटरी पे। ये हमारे पास लेवल अवेलेबल है, अगर हमने किसी चीज़ को कलर देना है तो हम इसे ऊपर वाले लेवल पे रख के जो ग्रिल आपको नज़र आ रही है ये ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने किसी चीज़ को इवनली कुक करना है हम ग्रिल को मिड में सेट करेंगे, नीचे वाली और ऊपर वाली हीट ऑन करके इसे फ़ैन चला देंगे ताकि प्रॉपर हीट सर्कुलेट हो और वो चीज़ प्रॉपर तरीके से कुक हो। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल ओवन मौजूद है जो नॉर्मली घरों में अवेलेबल होता है सबके पास। इसमें 3 नॉब्स हैं, पहला नॉब इसका टेम्परेचर सेटिंग का है, दूसरा नॉब इसका फंक्शनल नॉब है और तीसरा नॉब इसका टाइमर सेटिंग का। ये इसकी इनर कैपेसिटी है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आते हैं हमारी डिश और ग्रिल को एडजस्ट करने के लिए। इसके साथ एक बेकिंग ग्रिल होती है और एक बेकिंग डिश होती है। जैसा आप देख सकते हैं नीचे एक ग्रिल अवेलेबल है और एक ऊपर ग्रिल अवेलेबल है। तो ये था हमारा डेमो। ऑलराइट कोमल, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारे इतने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिए। इससे मेरी तो नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ है और आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनकी भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिल गए होंगे और अगर नहीं मिले, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए हों जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये हमारा आज का पॉडकास्ट था, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।